नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश चौहान और लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये प्रॉपर्टी टैक्स है क्या। लेकिन उससे पहले इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह भारत सरकार के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के साइन होते ही जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है और इसी के साथ साथ जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ ये थे कि जम्मू और कश्मीर का अपना एक संविधान होगा, जम्मू और कश्मीर का अपना एक झंडा होगा और जितने भी केंद्र के कानून हैं, सेंटर के जो लॉज हैं, वो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होंगे। अंडर आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू और कश्मीर के लेजिस्लेचर को ये पावर दी जाती है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कौन सा व्यक्ति जम्मू और कश्मीर का नागरिक है और कौन नहीं। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राज्यसभा में एक बिल लेकर आते हैं, जिस बिल में ये कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा जाए, जम्मू और कश्मीर की बाइफरकेशन की जाए। 6 अगस्त 2019 को ये बिल लोकसभा से पास किया जाता है और 9 अगस्त 2019 को इस बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, यानी राष्ट्रपति भी इस बिल को अप्रूव कर देते हैं और ये एक कानून बन जाता है, यानी एक्ट बन जाता है ना। ये एक्ट जो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 या 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया जाता है। अक्टूबर 2020 जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट एक अहम फैसला लेते हैं और रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक करार देते हैं। इसी के साथ जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट रोशनी एक्ट को इलीगल और अनसस्टेनेबल कहते हैं। लेकिन ये रोशनी एक्ट था क्या? रोशनी एक्ट बेसिकली 2001 में लाया गया। इसे हम जे.एंड.के स्टेट लैंड एक्ट भी कहते हैं। 2001 में उस समय की स्टेट गवर्नमेंट जिनके हेड फारूक अब्दुल्ला थे, वो एक कानून लेकर आते हैं जिसके तहत 1990 को कट ऑफ डेट मान लिया जाता है या बेस ईयर मान लिया जाता है। उससे पहले जितनी भी स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट हुई थी, तो इंक्रोचर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो एक डिसाइडेड सेट अमाउंट ऑफ मनी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो गवर्नमेंट को पे करके उस लैंड के प्रॉपर्टी राइट्स अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस एक्ट का नाम रोशनी एक्ट इसलिए रखा गया कि जो टोटल अमाउंट इन स्टेट लैंड को बेचने के बाद जो गवर्नमेंट के पास आने वाली थी, वो मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाली थी। इसलिए इस एक्ट का नाम रोशनी एक्ट रखा गया। एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ द जे.एंड.के गवर्नमेंट, जो टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट लैंड्स को बेचने के बाद अंडर द रोशनी एक्ट जो आने वाली थी, वो तकरीबन 25,000 करोड़ के करीब थी। लेकिन 2014 में एक सीएजी की रिपोर्ट आती है। इसमें हमें पता चलता है कि 2007 से लेकर 2013 के बीच में जो रोशनी एक्ट के तहत जो रोशनी एक्ट में स्टेट लैंड्स बेची गई हैं, उसे जो टोटल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आया है, वो 76 करोड़ के आसपास है। और 2014 में हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि रोशनी एक्ट एक स्कैम है। अक्टूबर 2020 में भी कोर्ट अपना फैसला सुना देता है और रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। जनवरी 9 2023 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जे.एंड.के जो है जम्मू और कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि जितनी भी स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट हुई है, चाहे वो रोशनी एक्ट के तहत हुई हो या ग्रेजिंग लैंड हो, उससे इंक्रोचर्स को बाहर निकाला जाए ना। एक टर्म आती है ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड इनिशियली जो है वो जमीनें थी जहां पर शुरू शुरू में लोग जो है अपने जानवर, चाहे वो गाय या भैंस हो, उनको ले जाते थे और साथ साथ टाइम के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वहां पर इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये जो है एक मेजर समस्या है, सिर्फ जे.एंड.के में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो है एक मेजर प्रॉब्लम है। एज पर द क्लेम्स ऑफ जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन, जो टोटल रिकवरी हुई है अभी तक, जो जेएंड इसमें रोशनी एक्ट के जो इंक्रोचमेंट हुई थी रोशनी एक्ट के अंडर, तो जो टोटल जो हमने रिकवरी की है वो तकरीबन 15 लाख कनाल के करीब करीब है। इसमें स्टेट लैंड भी आ जाती हैं और ग्रेजिंग लैंड्स भी आ जाती हैं यूटी ऑफ जे.एंड.के की। तो अभी तक इतनी रिकवरी जो है स्टेट जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हुई है।
अब हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स होता क्या है। प्रॉपर्टी टैक्स एक एनुअल अमाउंट होती है जो कि एक लैंड ओनर को लोकल गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिस एरिया में वो लैंड ओनर रह रहा है, उस एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक एनुअल अमाउंट देनी होती है, उसे हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। ना प्रॉपर्टी टैक्स की जम्मू और कश्मीर में शुरुआत कहाँ से होती है? अक्टूबर 2020 में भारत का गृह मंत्रालय जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर देता है कि वो जम्मू और कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 और जम्मू और कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 में मेजर अमेंडमेंट्स करके जे&के रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 के तहत प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज कर सकता है। 21 फरवरी 2023 को जम्मू और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्डर या सर्कुलर जारी करती है जिसमें ये कहा जाता है कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू और कश्मीर के जितने भी नागरिक हैं जो कि म्युनिसिपल एरियाज में रह रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना अनिवार्य है, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज पर। ना सवाल यहाँ पर यह है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें हम रहते हैं, बेसिकली हमारे घर आ जाते हैं। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती हैं, इसमें फैक्ट्रीज शॉप्स हमारी आ जाती हैं, तो ये नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। इस ऑर्डर के तहत जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा ऑन द रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर वो होगा 5% ऑफ द टैक्सेबल एनुअल वैल्यू, और जो प्रॉपर्टी टैक्स नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे लगाया जाएगा, नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स पे लगाया जाएगा, वो होगा 6% ऑफ द टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। नाउ टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एमटीएफ। एमटीएफ जो है इसका मतलब आ जाता है म्युनिसिपैलिटी टाइप फैक्टर। म्युनिसिपैलिटी टाइप फैक्टर इसकी जो वैल्यू है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो है म्युनिसिपल काउंसिल में 0.75 एंड म्युनिसिपल कमेटी में 0.5। ये हमारा जो है एमटीएफ की वैल्यू है 0.75 एंड 0.5। इसके बाद आ जाता है लैंड वैल्यू फैक्टर। लैंड वैल्यू फैक्टर बेसिकली होती है वैल्यू ऑफ द लैंड, ठीक है। वो कैलकुलेट की जाएगी और ली जाएगी एज ऑन द बेस ईयर, कितना बेस ईयर पे कितनी वैल्यू थी। और बेस ईयर जो है वो इस ब्लॉक का, अगर हम इस ब्लॉक का बात करें, इस फर्स्ट ब्लॉक में बात करें, तो फर्स्ट ब्लॉक जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो है ये फर्स्ट ब्लॉक चलेगा प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करने का। तो इसमें जो लैंड की जो वैल्यू होगी, सपोज अगर 1 अप्रैल 2023 को किसी जमीन की कीमत पर कनाल, 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, पर कनाल 60 लाख है, तो उसका जो ये होगा एलवीएफ होगा वो होगा 6 लाख, क्योंकि 1/10 है, तो 6 लाख जो उसका एलवीएफ होगा। इसके बाद आ जाता है फ्लोर फैक्टर, उसके बाद यूटीएफ। यूटीएफ आ गया आपका यूजेज टाइप फैक्टर। सीटीएफ कंस्ट्रक्शन टाइप फैक्टर। कंस्ट्रक्शन टाइप में किस टाइप की कंस्ट्रक्शन है, कच्चा आरसीएस कंस्ट्रक्शन है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, कच्चा कंस्ट्रक्शन है, या टिन कंस्ट्रक्शन है, या पक्का कंस्ट्रक्शन है, तो वो सीटीएफ में ये सब आ जाता है। एजीएफ एज फैक्टर, ठीक है। एज फैक्टर में वो स्ट्रक्चर कितना पुराना है। एस फैक्टर में आ जाता है यहाँ पर स्लैब फैक्टर, ये कितना एरिया है उसका, अप टू 1000 स्क्वायर फीट, above 1000 स्क्वायर फीट अप टू 1500 स्क्वायर फीट, या above 1500 स्क्वायर फीट अप टू 200 स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से ये जो है स्लैब फैक्टर जो है बांटा जाता है। ओएसएफ, ओएसएफ में आ जाता है बेसिकली ऑक्यूपेंसी स्टेटस क्या है ना। इस प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ एग्जाम्पशंस भी दी गई हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या प्लॉट जिनका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम है, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा वेकेंट लैंड्स, रूरल एरियाज, ये प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली म्युनिसिपल एरियाज में, अर्बन एरियाज में लगाया जाएगा। तो रूरल एरियाज के लिए अभी भी ऐसा कोई कानून नहीं है, तो रूरल एरियाज को यहाँ पर एग्जाम्पशन दी गई है। इसके अलावा तमाम वो प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है या यूटी ऑफ जे&के से रिलेटेड है, उनको कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि उनको 3% का सर्विस टैक्स जो है वो उस म्युनिसिपल एरिया को देना है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड है, तो वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन को या उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है 3% का सर्विस चार्ज जो है देना पड़ेगा। इसके अलावा तमाम वो जगहें जो म्यूनसिपैलिटीज के अंडर फॉल करती हैं या जिनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, इन सब को जो है प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जम्पशन दी हुई है, जैसे कि हमारे टेम्पल्स, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सबको प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जम्पशन दी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स की बात करें रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी टैक्स। टैक्स रेट्स इन जे&के इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री। पूरे देश भर में प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स हैं, जे&के में सबसे कम है, वन ऑफ द लोएस्ट में है। टैक्स रेट्स, प्रॉपर्टी टैक्स टू बी लिविल्ड एनुअली एंड नॉट मंथली। प्रॉपर्टी टैक्स जो चार्ज किया जाएगा वो एनुअली बेसिस पे होगा, यानी सालाना बेसिस पे होगा, ना कि मंथली बेसिस पे होगा। टैक्स इम्प्लीकेशंस जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होंगी स्टैंप ड्यूटीज के साथ, ड्यूटी रेट्स के साथ।
टैक्स जो कलेक्ट किया जाएगा वो डिपॉजिट किया जाएगा इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंसर्न म्यूनसिपैलिटी। सपोज एक म्यूनसिपल एरिया है, वहां से जितना भी जो पैसा इकट्ठा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स, वो उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। टैक्स कलेक्टेड टू बी यूटिलाइज्ड बाय म्यूनसिपैलिटीज फॉर इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इन द टाउन। जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा बाय द म्यूनसिपैलिटीज वो इस्तेमाल में लाया जाएगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और इम्प्रूव करने में या बाकी सर्विसेज में म्यूनसिपैलिटीज में। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट जो होंगे प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड वो सॉल्व हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।